नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय जाडोल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ेंगे। बिना किसी औपचारिकता के आइए शुरू करते हैं। प्रथम 1620 में बेकन ने महाद्वीपों के स्वरूप के संबंध में जिग्सॉ फिट का यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्लेसेंट ने इसे प्रकाशित करवाकर आगे बढ़ाया, परंतु महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप के संबंध में सर्वाधिक चर्चित वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत रहा। इस सिद्धांत का उद्देश्य भूमंडल पर जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था, क्योंकि भूमंडल पर अनेक ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जो यह इंगित करते हैं कि एक स्थान पर समय समय पर जलवायु बदलती रहती है। जलवायु संबंधी इसी विभेद को ढूंढना वेगनर का मुख्य उद्देश्य था। जलवायु संबंधी ये विभेद दो प्रकार से देखे जा सकते थे। पहला, या तो स्थल भाग स्थिर रहे और जलवायु कटिबंध बदलते रहे, या जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थल भाग गतिमान होकर बदलते रहे हैं। की रूपरेखा। वेगनर ने जलवायु संबंधी परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए विश्व के सभी महाद्वीपों का गहन अध्ययन किया। इससे उसने महाद्वीपों के बीच एक आश्चर्यजनक समानता देखी। उसने देखा कि ब्राज़ील का जो उभार है वो गिनी की खाड़ी में फिट बैठता है। ठीक इसी तरह से उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क तट भी पश्चिमी यूरोप तट के साथ जुड़ जाता है। पूर्वी अफ्रीका का इथोपिया तट कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान से जुड़ जाता है। इन सब को वेगनर ने साम्य स्थापन या जिग्सॉ फिट नाम दिया। वेगनर की मान्यताएं। कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल भूखंड का नाम पेंजिया रखा गया। पेंजिया चारों ओर से विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा गया। कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में यह स्थल भाग दो भागों में बंट गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया थे। इसे अंगारा लैंड नाम दिया गया। और दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत आदि शामिल थे। इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक पतला और उथला सागर था, जिसे टेथिस सागर कहा गया। हिमालय का निर्माण इसी टेथिस सागर से हुआ है। अफ्रीका और यूरोप के बीच कच्छ की खाड़ी भी टेथिस सागर का ही भाग मानी जाती है। विस्थापन के पैदा करने वाली शक्तियाँ। पेंजिया के विभिन्न टुकड़ों में विस्थापन का कार्य दो शक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। पहला अवकल या गुरुत्वाकर्षण बल या तथा प्लवनशीलता का बल, और दूसरा ज्वारीय बल। वेगनर का मानना था कि महाद्वीप कम घनत्व वाले सियाल के बने हैं, जबकि महासागर अधिक घनत्व वाले सीमा के भाग हैं। इसीलिए महाद्वीप महासागर पर तैर रहे हैं। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से महाद्वीप भूमध्य सागर की ओर खींचते हुए चले आते हैं। महाद्वीपों की दिशा भूमध्य सागर की ओर ही रही है तथा पश्चिम की ओर भी ये खिसके हैं, जिसका मुख्य कारण ज्वारीय बल है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य और चंद्रमा पश्चिम में एक सीध में आ जाते हैं और इसी से ज्वारीय बल उत्पन्न होता है। साथ ही साथ पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है। यही वजह है कि पश्चिम की ओर ज्वारीय बल अधिक काम करता है और महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा तथा पश्चिम की ओर हुआ माना गया। विस्थापन का स्वरूप। इन दो शक्तियों के प्रभाव से अंतिम कार्बोनिफेरस काल में, यानी कि कार्बोनिफेरस काल के अंत में, पेंजिया का विभाजन हुआ, जिससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों ही भूमध्य रेखा की ओर खींचकर एक दूसरे के निकट आने लगे।
टेथिस सागर छोटा होने लगा। जुरासिक काल में दोनों अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। वैगनर ने अफ्रीका को सर्वाधिक स्थिर महाद्वीप और समस्त विस्थापन अफ्रीका के संबंध में हुए हैं ऐसा बताया। उस समय भूमध्य रेखा और ध्रुवों की स्थिति में भी कई परिवर्तन आए। सिद्धांत की समीक्षा। अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने भूगर्भशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीवशास्त्र, गणित, भौतिकी आदि सभी विज्ञानों का सहारा लिया। वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में हमें निम्न साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत जो है वो है साम्य विस्थापन या जिग्सॉ फिट का साक्ष्य, जिसमें वैगनर ने चारों महाद्वीपों को मिलाकर एक हुआ बताया। दूसरा हमें मिलते हैं भूवैज्ञानिक प्रमाण। अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों की चट्टानी संरचनाएं समान हैं। अमेरिका और यूरोप में स्थित हर्सिनियन वलन को यदि मिलाएं तो वह एक सीध में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रिटेन के कैलिडोनियन और अमेरिका की कैलिडोनियन भी उत्तर में एक साथ सीध में बैठते हैं। ब्राज़ील के और अफ्रीका के भी जो वलन हैं वो एक सीध में आते हैं। गोंडवानालैंड और अर्जेंटीना से अफ्रीका के तत्व जो हैं वो भी एक सीध में आ जाते हैं। तीसरा जो प्रमाण आया वो पर्वत निर्माण से आया। वलित पर्वतमालाओं का जो वितरण है वह भी वैगनर के सिद्धांत को सही साबित करता है। रॉकीज और एंडीज पर्वत जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर हैं तथा उत्तर से दक्षिण पूरी लंबाई में फैले हुए हैं, वो ये साबित करते हैं कि जब महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसके तब इनमें वलन पड़ने से इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। जबकि हिमालय और एटलस पर्वत की उत्पत्ति गोंडवानालैंड के भूमध्य रेखा की ओर खसकने और टेथिस सागर में वलन पड़ने से हुई है, क्योंकि इन दो पर्वतों की दिशा पूर्व और पश्चिम की ओर है। चौथा जो प्रमाण आया वो है ध्रुवों की स्थिति से। कॉपन की सहायता से, कॉपन एक वैज्ञानिक है, इन्होंने एक स्टडी की थी जिसमें ये बताया गया कि अलग अलग युग में ध्रुवों की स्थिति अलग अलग रही है। इसी को आधार बनाकर वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण जुटाया। इसके आधार पर सिल्यूरियन युग में जो उत्तरी ध्रुव था वो 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर था, जबकि दक्षिणी ध्रुव मेडागास्कर के उत्तर में था। कार्बोनिफेरस युग में उत्तरी ध्रुव खिसक कर 16 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर आ गया और दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के नेटाल पर आ गया। टर्शरी युग आते आते जो हमारा उत्तरी ध्रुव था वो 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आ गया, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो था वो अफ्रीका के दक्षिण में आकर स्थित हो गया। पांचवा जो प्रमाण आया है वो है महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा से। महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम दिशा की ओर रही है। वैज्ञानिक अफ्रीका को केंद्र मानकर प्रवाह की दिशा बताए हैं, जो कि भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर रही है। यह गति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के करीब हुई है। छठा जो प्रमाण है वह भूमध्य रेखा की स्थिति में परिवर्तन। अलग अलग युग में ध्रुवों के साथ साथ भूमध्य रेखा की स्थिति भी बदलती रही है। सातवां जो आया है वो है प्रवाह की गति। प्रतिवर्ष महाद्वीपों के मध्य 4 इंच या 10 सेंटीमीटर की दर से गति हो रही है। अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच मापी गई दूरियों से पता चल रहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की ओर 32 मीटर प्रतिवर्ष की दर से खसक रहा है। ये आज का स्टडी बता रहा है। अब आते हैं पूरा जीवाश्मीय साक्ष्य की ओर। ग्लेसोप्टेरिस नाम की एक वनस्पति या पौधा होता है जो एक विशेष चट्टानों पर ही पाया जाता है, परंतु इसके जो प्रमाण हैं वो सभी महाद्वीपों पर पाए गए, जो ये साबित करता है कि प्राचीन काल में सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि ये विशेष चट्टान आज विश्व में सब जगह है। अगला जो प्रमाण है वो जीवाश्मों से आता है। एक स्कैंडिनेविया क्षेत्र यानी कि जो नॉर्वे स्वीडन का क्षेत्र है वहाँ पर चूहे के जैसा एक जंतु मिलता है जिसे हम लेमिंग के नाम से जानते हैं। इस जंतु की ये विशेषता है कि यह ऋतु विशेष में पश्चिम की ओर गति करता है, परंतु इसको तैरना नहीं आता। इसके जीवाश्म हमें अफ्रीका में भी मिले हैं।
अफ्रीका क्योंकि नॉर्वे और स्वीडन के पश्चिम में है, और अमेरिका और नॉर्वे स्वीडन के बीच में अटलांटिक महासागर आता है। तो इस जंतु के प्रमाण अमेरिका तक कैसे पहुँचे, क्योंकि इसको तो तैरना ही नहीं आता था, तो ये जंतु वहाँ तक कैसे पहुँच गया। तो लेमिंग के प्रमाणों से यह माना गया कि किसी समय सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसके कारण लेमिंग के प्रमाण वहाँ पे मिले हैं। वो है कोयले के वितरण से। अंटार्कटिका महाद्वीप आप सभी जानते हैं ना कि ठंडा महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव पर है। यहाँ पर कोयले का पाया जाना भी महाद्वीप प्रवाह को साबित करता है। कोयला जो है वो गर्म प्रदेश की कठोर लकड़ियों से बनता है, जिसके लिए हमें बहुत अधिक तापमान चाहिए। परंतु अंटार्कटिका जैसे ठंडे और हिम आच्छादित क्षेत्र में कोयले का मिलना यह साबित करता है कि किसी समय महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और अंटार्कटिका जो है उसकी स्थिति गर्म क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा के निकट कहीं थी, जहाँ से इसका विभाजन हुआ और ये खिसक कर दक्षिण में चला गया। तो कोयले का अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलना भी महाद्वीपीय प्रवाह को साबित करता है। जो अलग अलग वलन की हमने बात की थी ना कि उसको एक सीध में मिलते हैं, तो ये तीनों चारों वलन हमें इसमें दिखाए गए हैं कि जब महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो किस तरह से ये आपस में एक साथ टुकड़े थे, जो इनके विभाजन पर अलग अलग छिटक के चले गए।